हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण की सीरीज स्टार्ट। और इसमें आज हमारी ये जो है फर्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम देखेंगे 20 अगस्त 2023 यानी कि रिसेंटली जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 30 क्वेश्चंस जो है आज हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बाकी आपके 30 क्वेश्चंस भी तो कवर होने हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट या क्लासेस के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि 20 अगस्त का करवाऊंगी प्रीवियस ईयर। उसके बाद जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं सीटेट पेपर 2 में, ठीक है, देखिए पेपर 1 का कंटेंट आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देते हैं सीडीपी के, तो पेपर 1 में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, इसलिए अगर आप पेपर 2 के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, देखिए अगर आप पेपर 2 का क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो पेपर 1 में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस होता है, बस इनका लेवल अप रहता है। तब मुझे आप एक बात बताइए, जब थोड़े से लेवल अप वाले को आप कर सकते हो तो लो लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जबकि टॉपिक आपके वही है, सिलेबस आपका वही है ना। तो बस इसी बेनिफिट को सोचते हुए मैंने आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, उसकी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने स्टार्ट की है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीरीज को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से ऐसा है जो बच्चों के यानी कि स्टूडेंट के क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बता दूं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। बच्चों को उसमें सोचने का मौका मिले, बच्चे उस चीज़ में गहन चिंतन अच्छे से उस पर डीप थिंकिंग कर पाएँ, वो हमारा होता है एक ऐसा क्वेश्चन हमको इसमें से ढूंढना है। तो आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ठीक है, दूसरा है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो आप कहेंगे आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो बच्चों कुछ कह देंगे हमारे यहाँ शामल लगी हुई है, कुछ कहते हैं हमारे यहाँ नल से आता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, आपके देश में कुल कितने राज्य कितनी राजधानी, इसमें कुछ सोचना है ये बताइए। उनको बच्चों को पहले से याद होगा, 28 राज्य 29 राज्य बता देंगे और जो भी राजधानियाँ हैं वो बता देंगे ना। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये भी इसमें भी बच्चों को कुछ नहीं चिंता करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बच्चे जो है क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। इसमें बच्चे बहुत सारे तरीकों के बारे में सोचेंगे, फिर वो ये सोचेंगे कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है और क्यों है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें एविडेंस जो होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है। तो पहला है आपका कि एविडेंस का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल रूप में होना चाहिए, सुनियोजित यानी कि एक जो है सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके लिए प्रमाण इररिलेवेंट होता है, बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, यानी कि किसी ने अपनी ओपिनियन दी उसके बारे में जो है आप उसका उपेक्षा कर रहे हैं, उसका इग्नोर कर रहे हैं उसको, तो ये भी गलत। तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसका क्या होना चाहिए, जो भी आप एविडेंस जो भी प्रमाण दे रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आपने ऐसा क्यों सोचा उसके बारे में कोई एविडेंस दे रहे हैं, तो उसका एक पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, क्या लॉजिक है, आपने क्या सोचा, और जो है क्या होना चाहिए अच्छी रूप से वो एक सिस्टमैटिक रूप से जो है उसको किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए राइट है यहाँ पर वो आपको बताना है। तो देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसका मतलब होता है कि सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे बच्चे मतलब किसी को मान लीजिए दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है ना, तो किसी को मान लीजिए कोई एबल है पढ़ने में कोई नहीं है, समावेशी शिक्षा जो होती है वो सभी बच्चों को एक समान मानती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहला देखते हैं तो मानक पाठ्यचर्या होनी चाहिए सभी के लिए स्टैंडर्ड। तो मानक वर्ड स्टैंडर्ड वर्ड जब आपको दिख जाए तो बिल्कुल गलत होता है, वो कभी ऑप्शन आपको सही नहीं हो सकता। ठीक है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक कर, देखिए सेग्रीगेशन और क्लासिफिकेशन हमें बच्चों का नहीं करना है कि आपने जो है जो होशियार बच्चे उनको अलग बिठा दिया, जो थोड़े कमजोर बच्चे उनको अलग बिठा दिया। इससे बच्चों में क्या होती है, थोड़ी हीन भावना पैदा होती है, वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यवहारिक शिक्षा, देखिए केवल जो विशेष आवश्यकता वाले उनको व्यावसायिक शिक्षा देना ये गलत है, सभी को शिक्षा देनी चाहिए, समावेशी शिक्षा ये कहती है। व्यक्तिगत मतभेदों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो है अगर बच्चों में डिफरेंसेस हैं, यानी कि कोई पढ़ने में सक्षम है, कोई खेलने में सक्षम है, ठीक है, उसके बावजूद उन सभी को जो है अच्छा एक क्या देनी चाहिए, पाठ्यचर्या देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए एक बार जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप इनको क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कथन क्या दे रखा है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लीव वैगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो लीव वैगोस्की हैं, जीन पियाजे हैं, वो उनका जो है थॉट जो है किसके बारे में, संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव के बारे में, वो अलग अलग है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए जीन पियाजे कहते हैं कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास के बाद आई है, लेकिन जो लीव वैगोस्की वो ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारा भाषा के बाद होता है, यानी कि पहले हमारी
भाषा विकसित हुई है, हम पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास आप समझ सकते हैं माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कारण क्या दे रखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है विद्यार्थियों को और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसमें टीचर बच्चों को क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और बच्चे जो है खुद जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें इससे रिलेटेड है या नहीं है, तो मुझे ये बात बताइए, यहाँ ये जो थ्योरी है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ये जो बात कही है ये बिल्कुल अलग, क्या ये इससे एक दूसरे से रिलेटेड है? बिल्कुल भी आपको रिलेटेड नहीं लग रही होगी ना। तो कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं A, B, C, D। इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है, जो कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी कि टैलेंटेड जो स्टूडेंट होते हैं उनमें और अन्य बच्चे जो होते हैं उनमें भिन्न होते हैं। तो देखिए, समझ की अग्रवर्ती, गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये किसकी होती है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं होती है। शारीरिक विकास की तेज गति, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, देखिए वो हर फील्ड में तेज होते हैं, उनका जो है एजुकेशन में भी अच्छे होते हैं, म्यूजिक में भी अच्छे होते हैं, अपने एथलेटिक्स यानी कि खेल कूद में भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और वो जो है समझ की अग्रवर्ती गहनता यानी कि बहुत अच्छी उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि श्रवण बाधिता का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, श्रवण बाधिता की 2 प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, कुछ लोग जो है कंप्लीटली जो है ब्लाइंड नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, डीफ होते हैं कंप्लीटली। ठीक है, वो पूरी तरह से नहीं सुन पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की ब्लाइंडनेस होती, वाई इट इज़ कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो श्रवण बाधिता का मतलब होता है श्रवण में सुनना, बाधिता में उस चीज़ में एक बाधा होना। ठीक है, यानी कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो श्रवण बाधिता होती है, ठीक है, वो 2 प्रकार की होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डीफ होते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, चाहे आप कितनी भी तेज से बोलना, लेकिन वो सुन नहीं पाएंगे। उनको किसी न किसी एक्स्ट्रा किसी चीज़ की जरूरत होगी। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखते हैं, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रोवाइड कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप सुन नहीं पाते हैं तो ऑब्वियसली आप जो है बोलने में भी सक्षम नहीं होंगे। सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, जब आप उसको सुन ही नहीं पाएंगे तो आप उसको क्या रिप्लाई करोगे ना। तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी और भी ऑप्शन पढ़ते हैं हम। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल गलत है कि सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को जरूरत नहीं होती है इसकी। कुछ ही लोगों को जरूरत होती है जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, उनको जरूरत होती है। यहाँ पर सभी लग गया, इसके लिए गलत हो गया। बच्चों के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो हमेशा कान की समस्या के कारण होती है ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जब भी आपके पास देखिए हमेशा, ऑलवेज ऐसा लिख के आ जाए, सभी बच्चे लिख करके आ जाए, तो मोस्टली ये जो ऑप्शन होते हैं गलत होते हैं। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ठीक है, एक बार मैं आपको इसको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट theorists, which of the following statements would not be correct? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो इसके लिए हम चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा है, सही नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव, यानी कि जो गलत है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 प्रकार का मोटिवेशन होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि खुद हमारे अंदर से एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी आती है कि हाँ, हमें पढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहिए। ठीक है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, जैसे आप मोटिवेशनल अदर से वीडियोस देखते हो। ठीक है, या फिर कोई आपको रिवॉर्ड देता है कि आपको ट्रॉफी के लिए पढ़ना है। ठीक है, आप किसी ट्रॉफी को पाने के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए स्टडी करिए, सभी एक्सटर्नल है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा इफेक्टिव लर्निंग आपको बच्चों को करानी है तो उसके लिए बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। देखिए, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो सिर्फ एक लिमिट के लिए होता है। अगर आप बच्चों से कहो कि इसके बाद आपको ट्रॉफी दी जाएगी तो वो सिर्फ उसी टेस्ट में अच्छा करेंगे, बाकी अदर किसी में ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों के अंदर खुद अंदर से क्यूरियोसिटी है, हर सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे वो, और अच्छा इफेक्टिव लर्निंग उनकी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, जैसा कि हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उसका एग्जांपल पूछा हुआ था। अभी भी बताया मैंने आपको, दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, यानी कि आप टीचर के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, इसीलिए आपने जो भी कार्य आपको दिया गया उसको पूरा किया है। दूसरा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, यानी कि आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। डांट से बचने के लिए, यानी कि सिर्फ डांट से बचने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, यानी कि आपको पुरस्कार मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर टीचर को प्रभावित करने के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप खुद को आनंदित करने के लिए, यानी खुद के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आंतरिक, यानी खुद की आपकी इच्छा है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि कथन दिया है और उसका कारण दे रखा है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी कि जो टीचर हैं उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट में जो जातिवादिता, आपने देखा होगा बोला जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए, या फिर लड़कियाँ जो है मैथ्स में कमजोर होती हैं, ऐसा बोला जाता है, लड़के मैथ्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक तरीके की जातियों के बारे में क्या है, रूढ़िवादी धारणा है, जबकि ऐसा नहीं है। काफ़ी गर्ल्स जो है मैथ में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। ठीक है, और लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, काफ़ी नाम कर रही हैं आजकल, तो आप देख रहे होंगे हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। ठीक है, और अगर कारण देखा जाए तो कारण क्या कह रहा है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमारी एजुकेशन का एक मोटिव ये भी होता है कि हम जो है क्या कर पाएँ, स्टूडेंट क्या कर पाएँ, एक क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए उनको मोटिवेट करना है। तो दोनों ही सही हैं और ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तभी तो वो इन चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है, इस बार नया क्वेश्चन आया था, इससे पहले ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, यानी कि लक्ष्य में और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, यानी कि लक्ष्य का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि हम अपनी खुद की स्किल्स, यानी कि खुद में सुधार करने के लिए हम उस पर केंद्रित होते हैं। जबकि जो प्रदर्शन होता है वो हम किस लिए करते हैं, एक अच्छा ग्रेड पाने के लिए करते हैं, उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो आई होप कि लक्ष्य और प्रदर्शन में आप जो है डिफरेंस समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला पढ़ लेते हैं, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिक गढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो माता पिता में जो रिलेशन होता है वैसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। माता पिता का रिलेशन एक अलग होता है, भाई बहन का रिश्ता अलग होता है। ठीक है, और ये जो है कि हमारी चाइल्डहुड होता है उसमें क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक गढ़ में। सामाजिक गढ़ का मतलब होता है समाज में रहकर समाज की चीज़ों को सीखना, समाज में करना। तो बिल्कुल भाई बहन आपस में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्या कह रहा है, भाई माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है, बिल्कुल गलत। माता पिता में जो रिलेशन होता है वो भाई बहन में नहीं होता है। ठीक है, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण होते हैं, भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल गलत। आगे भी तो भाई बहन, क्या आप मुझे बताइए, क्या जब आप छोटे थे तभी आप भाई बहन का रिश्ता निभाते थे, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट का है कि सामाजिक गढ़ में अधिक भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत, जबकि सामाजिक गढ़ में इसकी भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कह रहा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, यानी कि बच्चों की जो डेवलपमेंट होता है, जब हमारा विकास होता है, जब हम बढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो है हर बच्चे में क्या है, भिन्नता होती है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो आपकी पढ़ने की क्षमता अलग होगी, उसकी पढ़ने की क्षमता अलग होगी, वो कितने टाइम तक खेल पाता है, ठीक है, वो कितनी तेज़ दौड़ सकता है, आप कितनी तेज़ दौड़ सकते हो, तो आप सभी में क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ों में भिन्नताएं होंगी आपस में। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए आप काले होंगे, हो सकता है वो गोरा हो, है ना, और हो सकता है आपके बाल काफ़ी अच्छे हों, आप काफ़ी स्मार्ट दिखते हो, उसके बाल जो है काफ़ी अच्छे नहीं हो, तो बहुत सारी भिन्नताएं आपस में एक दूसरे को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कारण क्या है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतर्क्रिया का एक अनिवार्य परिणाम होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा, उसमें जो डिफरेंस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, हेरिडिटी, आनुवंशिक, यानी कि ये तो हमें या तो हमारे माता पिता से मिलते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स के बाल काफ़ी अच्छे हों, काफ़ी ग्रोथ में अच्छे हों, है ना, तब आपके बाल इतने अच्छे हैं, उससे
उसके पेरेंट्स के बाल इतने अच्छे ना हो ना, तो ये आपको हेरिडिटी से मिला हो मे बी, ठीक है। हो सकता है आइज़ में डिफरेंस हो, आपकी आइज़ थोड़ी ब्लू टाइप में हो, उसकी आइज़ ब्लैक हो, तो ये हमें हेरिडिटी मिलता है। अनुभवात्मक यानी कि वो अच्छे से डेली पढ़ता हो तो इसलिए वो पढ़ने में अच्छा हो सकता है, और आप जो है पढ़ने में टाइम नहीं देते हो इसलिए जो आप पढ़ने में ना अच्छा हो है। तो ये जो है आपका दोनों चीज़ों का ही क्या होता है, परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को जो है दर्शाया गया है, ठीक है। तो विकास के कुछ प्रिंसिपल हैं, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप देख लेना, ठीक है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से करते हैं तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं, यानी कि भाषा वो सीखने के लिए उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला। जैसे कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ना हम लोगों को, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो अभी हमें क्या हो रहा है, इंग्लिश सीखने में कठिनाई होती है, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो इसका जो रीज़न है वो क्या है, वो आपको बताना है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर यानी हेरिडिटी पर निर्भर है, बिल्कुल गलत। आपको इसमें एनवायरनमेंट जो है वो भी रोल प्ले करता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, बिल्कुल गलत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, यानी कि इसका भी एक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर आप 0 से लेकर के, यानी कि 0 से मतलब है जब आपका जन्म हुआ, ठीक है, 0 से लेकर के 5 साल तक जो पीरियड होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है लैंग्वेज के लिए। उस पीरियड में अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे ना, बहुत जल्दी आप उस लैंग्वेज को सीख जाओगे और बिल्कुल भी डिफिकल्टी जो है आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर जो है नोम चॉम्स्की थ्योरी है एक, ठीक है, उन्होंने कहा था इसके बारे में, बहुत ही अच्छा कहा था लैंग्वेज के बारे में। तो फिर हम पढ़ेंगे इसको कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जाता है। तो किसके द्वारा सिखाया जाता है? पठन वैकल्य का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारा उसको हम बोलते हैं पठन वैकल्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उनको किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है वो आपको बताना है। तो उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो उसका देखिए जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए थर्ड को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग से। देखिए दंड, पनिश वर्ड जब भी आपको कहीं मिल जाए वो आपका कभी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। बच्चों को पनिश तो करना ही नहीं है, आरटी एक्ट में बोला गया है कि दंड तो हमें बच्चों को देना नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यानी कि ये एक प्रकार का मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट को जो है उनका जो साउंड होता है ना, फोनिक होती हैं वो एक तरीके से, जैसे कि साउंड में बजा दिया जाए कुछ भी, तो उनके जो भी वो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को साउंड के थ्रू उनको पढ़ाया जाए तो वो जो है उसको अच्छे से सुन पाएंगे तो उसको बोल पाएंगे। क्योंकि उनको पढ़ने में वर्ड को, जैसे वॉज है, ठीक है, वॉज को वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे ना कि इसको वॉज बोलते हैं, तो वो उस चीज़ को सीख पाएंगे कि हाँ इसको वॉज बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसका आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये क्या, किस पर विश्वास करता है, बोध आधारित शिक्षण, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है आपका। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी जो है ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कहा गया है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप भी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अगर उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी कि वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो बिल्कुल गलत, ठीक है। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत। जब भी मैंने आपसे कहा मानक या स्टैंडर्ड वर्ड आपको मिल जाए उसको कट कर देना है। लास्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो आपको बिल्कुल भी बच्चों से ऐसा नहीं बोलना है कि आप कम जानते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये बच्चों के बारे में, तो आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे ऑप्शन को सही मानना है जो बच्चों के बारे में अपर लेवल हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है। आप टीचर को तब भी कम इसमें ले सकते हो, लेकिन आपको बच्चे को जो है हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। हमेशा ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें बच्चे की भलाई हो, जिसमें बच्चे को अच्छा माना जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। यानी कि अमन कोई स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो जो है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है इसको डेवलप करने के लिए टीचर जो है क्या कर सकता है वो आपको बताना है। तो पहला है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मुझे यहाँ बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। वो जो है क्या करें, उसको मोटिवेट करें कि हाँ आप कर सकते हो, ये करो, ठीक है। आप देखो बच्चे देखिए नहीं कर पा रहे हैं और आप उनसे कह दो कि आप इसको कर सकते हो, करिए, तब वो कोशिश करेंगे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर आप सेकंड देखते हो तो उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। अब बच्चों से बोल दोगे कि छोड़ो आपसे नहीं हो पाएगा ना, तो वो क्या, उन पर क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, वो उस चीज़ को दोबारा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित। देखिए बच्चों को डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करना है, उसे उत्तर प्रदान करके जब आप उसको आंसर खुद ही दे दोगे तो उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। तो माध्यमिक कक्षाओं से यहाँ पर मतलब है 6 to 8 का, ठीक है। तो 6 to 8 का आप अज्यूम कर सकते हैं 6 to 8 में हम कितने बड़े होते हैं। तो ये कह रहे हैं ये 6 to 8 में जो कक्षा का एनवायरनमेंट है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए, सजा और शर्मिंदगी पर। बिल्कुल गलत। यहाँ पर आपको सजा वर्ड तो बिल्कुल करेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है सहकारी अधिगम, बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। देखिए इस एज पर जो है हम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, सोशल स्किल्स सीखते हैं, ठीक है। एक दूसरे से जो है हम देखिए आपस में आप कुछ जानते हैं, आपका साथी कुछ जानता है, तो वो आपको कुछ सीखने में हेल्प करता है, आप उसको कुछ सिखाने में हेल्प करते हो, ठीक है। तो सहकारी अधिगम जो है इस स्टेज पर होता है। बाकी थर्ड देखते हैं, प्रतिस्पर्धी लोकाचार यानी कि कंपटीशन वगैरह, ये आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अनुबंधन पुनर्बलन ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बात बता देती हूँ कि जो लेव वाइगोत्स्की थे, जब भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आया आपको सारे ऑप्शन में जाना है और जल्दी से ये ढूंढना है कि समाज संस्कृति की बात कहाँ पर हुई है, भाषा की बात कहाँ पर हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आई होप के आंसर पता चल गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका मानना था कि जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो सोशल के थ्रू यानी कि समाज के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। देखिए प्याजे ने आपकी कौन सी थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके अनुसार जो है 4 स्टेजेस हैं इस सिद्धांत की। तो कौन कौन सी, SPCF, या इसकी ट्रिक है याद करने की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसकी आप इन्होंने एज भी बताई है, ये आपकी 0 से 2 होती है, 2 से 5, 7 से 11 और ये 11 साल से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है उसकी जो है थिंकिंग जो है किस तरीके से एज के अकॉर्डिंग जो है 4 अवस्थाएं थी। तो 4 अवस्थाओं में कैसे इनकी थिंकिंग जो है चेंज होती जाती है। पहले सेंसरी यानी कि जब वो छोटा होता है, 0 से 2 साल का होता है वो जब बच्चा, तो वो किसके थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, आँख के, कान के, नाक के, सुन करके जो है चीज़ों की नॉलेज लेता है, सीखता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, भाषा के थ्रू भाषा सीखने लग जाता है। वो 3 से ऊपर साल का बच्चा भाषा बोलने लग जाता है, ठीक है। साइंस के थ्रू जो साइन वगैरह होते हैं, साइन बोल रही हूँ, ठीक है, साइन वाला जो होता है उसके थ्रू जो है इशारे वगैरह करने लग जाते हैं बच्चे, है ना, बहुत सारी चीज़ें। फिर वो कॉन्क्रीट में यानी इसमें सोचने लग जाते हैं बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यहाँ पर जो है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, यहाँ पर बच्चे जो है ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होता है कि अपना अपना ही होता है। वो आप उनसे अगर टॉफ़ी मांगेंगे तो आपको टॉफ़ी नहीं देंगे, चॉकलेट नहीं। बहुत बच्चे आपने देखे होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। यानी कि इनका जो थ्योरी दी थी इन्होंने पियाजे ने, उसकी जो है आलोचना भी की गई थी। उसका रीज़न था क्या, क्योंकि इन्होंने जो है ये माना था कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो हमारा मानसिक विकास होता है, उसमें जो है जो समाज और संस्कृति होती है उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है, वो जो है अफेक्ट नहीं डालती है, ठीक है। ये उन्होंने बोला था, इसीलिए इनको उनके जो सिद्धांत की क्या है, एक सीमा है, इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके पास कथन और कारण दोनों दिए रखे हैं। कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की क्या है, टीचर हैं, शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। यानी कि आपने वो बात तो सुनी होगी, ऐसा बोला जाता था, वो क्या है, वही रूढ़िवाद था कि जो महिलाएं हैं वो गणित में अच्छी नहीं होती हैं, जबकि यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, एक महिला टीचर को मैथ्स की हैं जो प्रोफेसर उनको लेकर के आई है, ठीक है, और एक पुरुष नर्स को लेकर के आई है, जिससे आपको ये ना लगे कि महिलाएं नर्स बनती हैं, पुरुष नहीं बनते हैं। तो इसलिए वो उनको क्या करती है, आमंत्रित करती है, जिससे बच्चे जो है उस चीज़ के बारे में सीख पाएँ, समझ पाएँ। कारण क्या कह रहा है कि लैंगिक जेंडर जो होते हैं, यानी कि लड़का लड़की का होना, कि इनमें ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होते। बिल्कुल गलत। ये जो डिफरेंसेस हैं हमने ही तो बनाए हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते हैं, लड़के जो है खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लड़कियां ही खाना बना सकती हैं। तो ये सब हमने किया है, ना कि ये जन्मजात से आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर सही, जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है वो हमारे यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी इनमें से क्या क्या करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ABCD आपको 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है, B और D सही है, B और C सही है, BCD सही है या फिर A सही है। तो यहाँ पर देखिए प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, तो ऐसी क्लास जिसमें स्टूडेंट जो है एक्टिव रहते हैं, यानी कि छात्र केंद्रित जो होती है, ठीक है, यानी कि बच्चों को जहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम होती है हर चीज़ करने की, बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, वो हमारी क्या होती है, छात्र केंद्रित यानी कि प्रगतिशील कक्षा होती है। एक हमारी होती है शिक्षक केंद्रित, जिसमें जो है जो शिक्षक होते हैं सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं,
होते हैं, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी पहला क्या दे रखा है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। देखिए बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उनकी जो क्वेरी है, उनके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको वो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये हमारी प्रगतिशील कक्षा नहीं होगी, हमारी कैसी हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, यानी कि मेल और फीमेल से जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं होती हैं उनको हम कहते हैं जेंडर भूमिकाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगी, इनको हम क्या कहते हैं, जेंडर भूमिकाएं, जहाँ पर ये चीज़ सीखी जाती है कि एक महिला को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, पुरुष को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और इन्हें कहाँ से सीखा जाता है, तो इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं को लेकर सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है, यानी कि हम पूरी उम्र जो है क्या करते रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में सीखते रहते हैं। और कैसे सीखते हैं, तो देखिए हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है, मीडिया यानी कि टीवी वगैरह के थ्रू भी हम सीखते हैं, एड्स वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कों का कौन सा काम होता है। तो ये सभी चीज़ें हम जो है बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल गलत, जबकि होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उससे होती हैं, देखिए हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाता है तो थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल गलत, होती है। हेरिडिटी यानी कि हमारे पेरेंट्स के जीन्स पे हमारे अंदर जाते हैं, उनकी जैसी बुद्धि भी हमारी होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। जब भी आपसे कहा जाए कि ओनली यही चीज़ एक ऐसी है तो वो हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। उस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम जो है बुद्धि को मेजर माप सकते हैं। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर। बुद्धि जो है क्या है, बहुआयामी है, ठीक है। और ये टाइम के साथ साथ हमारी बदलती है। जब हम छोटे थे तो हम कुछ और सोचते थे, जब हम बड़े हुए तो हमारी थिंकिंग थोड़ी सी और डेवलप हुई, और आज से हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हमारी थिंकिंग जो है और भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की थी, ठीक है, और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा किस लिए की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी थी, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसकी 6 स्टेजेस थी, 6 चरण थे, ठीक है, इन्होंने कहा था। और इन्होंने जो स्पेशली ये जो थ्योरी दी थी वो पुरुषों के लिए दी थी, इसीलिए महिलाओं का इसमें जो है स्थान नहीं दिया गया था इनके द्वारा। तो इसीलिए जो है कैरल गिलिगन ने जो है इसकी उपेक्षा की थी, इसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका एक टीचर है जो अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्न में से कौन सी रणनीति यानी कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। यानी कि आप जो है किसी बच्चे का मेंटल यानी कि कॉग्निटिव जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहते हो तो कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। पहला क्या कह रहा है, विद्यार्थी को मोटिवेट करने के लिए लगातार उनको ग्रेड देना, कि ए ग्रेड दे दिया आपने, बहुत अच्छे आपने बोल दिया, वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा किया आपने, जबकि उसने किया है नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा है कि देखिए जब देखिए हम जब खुद अपने जो लर्निंग करते हैं, जब हम उस पर तब तक खुद चिंता नहीं करते ना, तब तक हमारे अंदर जो है जो हमारी प्रगति है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी और देखते हैं, विद्यार्थी को याद करने के लिए पाठ सौंपना, जब भी लर्निंग याद करने की बात है, रटाने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। रटाने से क्या बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, आप खुद सोचिए ना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, बस कुछ मत कीजिए, आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के कॉन्सेप्ट के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। और जो कारण है वो क्या कर रहा है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो जो एग्जाम्पल नहीं होते हैं वो हमें भ्रमित करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो गैर उदाहरण होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, कौन सा एग्जाम्पल इसका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इतने लंबे पूरे 30 क्वेश्चंस करवाने के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और जो भी फ्रेंड्स आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। ऐसे ही मैं सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। 30 क्वेश्चन का सेट रहेगा ये वीडियो। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 30 क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक
क्या करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले कॉन्सेप्ट का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। यानी कि पहले जो देखिए जैसे आप मान लीजिए मान लीजिए साइंस में आप फोर्स यानी कि बल टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे कि बल की थोड़ा सा बता देंगे कि बल क्या है, धक्का या खिंचाव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो क्या करें उसकी बारीकियों पर आए, यानी कि फिर आप उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि बल जैसे कि आप दरवाज़ा खोलते हो तो आप धक्का देते हो, तो वो क्या है एक तरीके का बल लगा रहे हो आप, है ना। मेज़ को आप खींच रहे हो तो वो क्या है आप एक तरीके का बल लगा रहे हो। उसके बाद जो है आप उसके फॉर्मूलेज वगैरह पर जा सकते हो, बल बराबर F बराबर ma। तो इस तरीके से जो पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट बता दीजिए, उसके बाद आप उसकी जो भी बारीकियां हैं उनको समझा दीजिए। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस जो कि आपके 20 अगस्त 2023 पेपर 2 में पूछे गए थे। और पेपर 2 को ही सॉरी मैं आपको टारगेट करूंगी, ठीक है, जिससे आप जो है पेपर 1 को भी इजीली क्वेश्चंस को कर पाएँ, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।